नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और मैं हूं प्रिंस। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विजन करेंट अफेयर्स। उसमें भी 17 मई का हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसमें भी हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि इसमें लॉन्ग न्यूज को हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प जर्नी होने वाली है, इसलिए अपना नोट पैड जरूर आप लोग अपने पास रखें पेन के साथ, ताकि आप नोट्स बना सकें। ठीक, तो पहला टॉपिक है हमारा जीन एडिटिंग थेरेपी और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली क्या हुआ है और क्या मतलब किस तरह से चीज़ें जो है काम की है जीन एडिटिंग, तो उसके बारे में हम पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। तो पहले हम लोग जीन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जीन जो है उसको आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सुना ही होगा। नहीं जानते होंगे तो नाम जरूर सुना होगा। देखिए, होता क्या है कि जीन जो है वो हमारे शरीर में हर कोशिका में मौजूद होता है। ठीक है, हर कोशिका में होता है। कोशिका क्या होती है? सेल होता है। अब मैं पूरा सेल आपको पढ़ाऊंगा नहीं अभी, ठीक है, उस हम लोग साइंस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो एक बार सेल चैप्टर जाके पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर अब बहुत मजेदार चैप्टर है। 11th में पढ़ लीजिएगा, 12th के इसमें भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, हर सभी में है। आप लोग एक बार देख लेंगे साइंस में। ठीक है, खैर, तो जीन जो होता है वो हमारे हर कोशिका में होता है और ये हमें बताता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारे शरीर जो है वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, हमारे शरीर की बनावट कैसी होगी। बेसिकली ये हमें जो मिलता है ना, हमारे एंसेस्टर से मिलता है, हमारे माता पिता से या दादा दादी से या नाना नानी से, इन सब से हमें मिलता है। ये जीन ट्रांसफर होता है हमारे अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है शरीर का बनावट होता है, या कोई किसी तरह की बीमारी अगर उनके पास होती है तो वो हमें ट्रांसफर हो जाती है जीन की वजह से। ठीक, तो जीन जो है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसको ठीक करने का जो तरीका है ना, उसी को जीन एडिटिंग थेरेपी कहते हैं। अभी ये टेक्निक जो है डेवलप हो रहा है। बेसिकली क्या है कि यूएसए के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, यूएसए के वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि पहली बार एक बच्चे का इलाज करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। बच्चा एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी, ठीक है, से पीड़ित था। इसको कहते हैं CPS1 डिफिशियंसी। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है कि जो आपका लीवर है ना, वो प्रोटीन को पचाना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, खून में जहरीला अमोनिया जमा होने लगता है। तो वैज्ञानिकों ने उस बच्चे के जीन्स को एडिट किया, यानी उनमें बदलाव किया, ताकि उसका लीवर जो है ठीक से काम कर सके। और पता है, ये थेरेपी जो है सफल रही। अब जानते हैं कि जीन एडिटिंग थेरेपी आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक तरीका है, ठीक, एक टेक्निक है। इसमें जीवों के, यानी कोई भी जीव है, उसके डीएनए को बदला जाता है। यानी क्या किया जाता है? बेसिकली ये किया जाता है कि पहले इस बात को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका कौन सा जीन जो है, ठीक, डीएनए के अंदर कौन सा जीन आपका खराब है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको एंजाइम के द्वारा जो है हटाया जाता है। फिर वहीं पे स्वस्थ डीएनए का मतलब स्ट्रैंड जो है जोड़ा जाता है, जीन जोड़ा जाता है। ठीक है, इससे हम उस बीमारी से बच जाते हैं। ठीक, समझ गए? तो इसका मकसद ये है, इस मतलब जीन एडिटिंग थेरेपी का मकसद ये है कि आनुवांशिक बीमारियों को ठीक किया जा सके, ठीक, और जीन्स के काम करने के तरीकों को बदला जा सके और फिर नए जेनेटिक मटेरियल को शरीर में डाला जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका तरीका और मकसद है। यह तकनीक जो है, ये टेक्निक जो है, वो भविष्य में सिकल सेल एनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस और कुछ तरह के कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो सकती है। ठीक है, तो आप नोट करते जाएंगे, ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, फिर से बोल दूं तो ये तकनीक भविष्य में सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कुछ तरह के कैंसर बीमारियों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो सकती है। अब डीएनए में बदलाव कितने तरह के होते हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए, मुख्य रूप से 2 तरह के बदलाव किए जाते हैं। सोमैटिक जीन एडिटिंग, एक होता है सोमैटिक जीन एडिटिंग। ठीक है, समझ गए? ठीक, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तकनीक जो है शरीर की उन कोशिकाओं जैसे त्वचा, लीवर या खून की कोशिका जो होती है, उसके डीएनए को बदलती है, जो प्रजनन में हिस्सा नहीं लेती। इसका मतलब है कि बीमारी या स्थिति
का इलाज सिर्फ उस व्यक्ति में होता है जिसकी कोशिकाओं में बदलाव किया गया है। यह बदलाव उसकी आने वाली पीढ़ियों में नहीं होता है। समझ गए ना? मतलब अगर आप में ये सब चीजें हैं, जैसे आपके स्किन में या लीवर में या खून में, इन सब चीजों में कोई बीमारी है, कोई इसमें कोशिका में कोई जीन खराब है, तो उसमें जो चेंजेस होगा, एडिट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप में होगा, ना कि आपके आने वाले जो पीढ़ी होगी उसमें भी वो चीज चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो ये है सोमेटिक जीन एडिटिंग। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है जर्म लाइन जीन एडिटिंग। ठीक है, जर्म लाइन जीन एडिटिंग। ठीक, इसमें प्रजनन कोशिकाओं जैसे शुक्राणु, अंडा, अंडाणु जिसको कहते हैं, या बहुत ही शुरुआती जो भ्रूण होता है, ठीक है, मतलब अभी पेट में वो पल ही रहा होता है बच्चा, तो उसके डीएनए में कुछ बदलाव किया जाता है, तो उससे उस भ्रूण से पैदा होने वाला जो बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, उसकी सभी कोशिकाएं जो है प्रभावित होती हैं। सबसे खास बात यह है कि यह बदलाव वंशानुगत हो जाता है। मतलब अगर उस भ्रूण में, उस अंडाणु शुक्राणु में अगर हम कोई चेंजेस कर देते हैं, तो आने वाली जितनी भी पीढ़ी होगी उससे, ठीक है, उस व्यक्ति से, ठीक, तो क्या होगा, उन सब में वो बदलाव आ जाएगा। ठीक, तो भविष्य की पीढ़ियों में जो है ये बात ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं की, मतलब कोशिकाओं सहित पूरे जीव की आनुवंशिक जो संरचना होती है उसको बदल देता है। जीन एडिटिंग कैसे की जाती है? ठीक है, तो प्रोसेस यहाँ पे मैंने ऐसे दे रखा है, ठीक है, पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। ठीक, फिर भी मैं बोल के बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए कई तरह के उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे जो मशहूर है ना, वो क्या है, CRISPR। ठीक, ये है Cas9। ये एक तरह की कैंची होती है, कैंची की तरह काम करती है। ठीक है, जो डीएनए के बिल्कुल सही जगह पर काट सकता है। ठीक, देख रहे हैं आप, एकदम सही जगह पे काटना है। ठीक है, जो एरिया खराब है। ठीक है, तो बेसिकली ये है। ठीक, इसको क्रिस्पर Cas9 भी कहते हैं। इसके अलावा, ठीक है, जिंक फिंगर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ZFNS। ठीक है, ZFNS। और TALEN-S। ठीक, TALEN, छोटा वाला S। ठीक, टैलेंस, यानी एक तरह से समझिए तो बहुत सारी होती हैं। तो ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसमें जीन एडिटिंग थेरेपी में। ठीक, जीन एडिटिंग करने में। तो दोस्तों, जीन एडिटिंग थेरेपी चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत बड़ी क्रांति है, और मतलब आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस बात से। तो इस पे आप लोग जो है थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे, और अगर हो सके तो क्वालिटी जो है इन्हेंस करके इसका आप ले लेंगे, या फिर आप जाके विजन करेंट अफेयर्स में ये इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हिमालय को बचाना और भारत का 5 सूत्रीय आह्वान। ठीक, देखिए, हमारे प्यारे हिमालय की जो है ना हम लोग बात करते हैं, ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि लगभग 1.3 अरब लोग, उनकी जिंदगी का सहारा है। ठीक, बिलियन। तो इतने लोगों का ये सहारा है। अब कैसे है? यह हमें जंगल देता है, 12मासी नदियों का पानी देता है, और अनगिनत पेड़ पौधों और जानवरों का घर भी है। समझ रहे हैं आप? लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, और इसका असर हम सब पर हो रहा है, जितने भी पृथ्वीवासी हैं। इसलिए भारत ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित, पहले कहाँ हुआ आयोजित? नेपाल के काठमांडू में क्या हुआ आयोजित? सागर माथा संवाद। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, तो भारत ने क्या किया है कि इस संवाद में हिस्सा लिया, और इसमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है। इस संवाद का नाम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी सागर माथा यानी माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। ठीक, सागर माथा माउंट एवरेस्ट है। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन। विषय को भी लिख लेंगे, पर्वत और मानवता का भविष्य। ठीक, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। ठीक, इस संवाद का विषय था, थीम था।
भारत ने इस संवाद में हिमालय और दूसरे पहाड़ी इलाकों के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। वैश्विक कार्रवाई के लिए 5 सूत्रीय आह्वान प्रस्तुत किया। किसने? भारत ने। ये 5 सूत्रीय आह्वान क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहला तो है वैज्ञानिक सहयोग में वृद्धि। हमें मिलकर रिसर्च करनी होगी, देखना होगा कि बर्फ और पानी में क्या बदलाव आ रहे हैं और जैव विविधता को कैसे बचाया जाए। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलना। हमें ऐसे तकनीकें और सिस्टम बनाने होंगे जिससे हम जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों, ठीक है, बैड इफेक्ट से बच सके, जैसे कि ग्लेशियर झील के टूटने से आने वाली बाढ़ की पहले से चेतावनी देने वाले सिस्टम बनाना। पहाड़ी इलाकों में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल बनाने होंगे जो बदलते मौसम को झेल सके। तीसरा क्या है? पर्वतीय समुदायों को सशक्त बनाना, ठीक है, पर्वतीय जो समुदाय हैं उनको भी सशक्त बनाना। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनकी भलाई का ध्यान रखना होगा, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को नीतियों में शामिल करना होगा, उन्हें हरी भरी आजीविका के अवसर देने होंगे और टिकाऊ पर्यटन से फायदा दिलाना होगा। ठीक। चौथा क्या है? ग्रीन फाइनेंस उपलब्ध कराना। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पहाड़ी देशों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, UNFCCC और पेरिस समझौते के तहत वित्तीय मदद मिलनी चाहिए। ठीक। पांचवा क्या है? पर्वतीय स्थिति के नजरिए को स्वीकार करना। दुनिया भर की जलवायु परिवर्तन जो वार्ताएं हो रही हैं, ठीक है, परिवर्तन को लेके और सतत विकास के जो एजेंडा है उसमें पहाड़ी इलाकों के खास योगदान और खतरों को सही जगह मिलनी चाहिए। ठीक। तो 5 सूत्रीय जो है क्या किया है? आह्वान किया है भारत ने। ठीक है, तो ये था वो। तो हिमालय के, अब हम लोग बात करते हैं हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय इकोसिस्टम, यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के तहत शुरू किया गया है। नोट करते जाएंगे आप, ठीक है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, यह एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का हिस्सा है जिसका मकसद वन्य जीवों का संरक्षण करना और अपराध को रोकना। तीसरा पहल है अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास यानी ICIMOD। ठीक। यह एक ऐसा संगठन है जो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मदद करता है। तो दोस्तों, हिमालय को बचाना सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है और सबको उठाना चाहिए, ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सौर तूफान आ रहा है। अब आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा वो देख लेते हैं और किसने बताया है कि आ रहा है। तो अब बात करते हैं अंतरिक्ष की। नासा के वैज्ञानिकों ने सूरज पर एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर यानी सौर ज्वाला जो है देखा है। इसमें सूरज से बहुत गर्म प्लाज्मा जो है निकल रहा है और जो देखने में एक बड़े पक्षी की तरह, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, इसलिए मैंने फिगर डाल दिया है और पृथ्वी भी डाल दिया है, पृथ्वी का भी फिगर, ताकि आप लोग समझ सकेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें सूरज से बहुत गर्म प्लाज्मा निकल रहा है जो देखने में एक बहुत बड़ा पक्षी के पंखों जैसा लग रहा है। इसे बर्ड विंग कहते हैं। ठीक है, बर्ड विंग तो कहा जा रहा है। ठीक, तो सोलर फ्लेयर्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सोलर फ्लेयर्स जो है सूरज पे होने वाले बहुत बड़े विस्फोट होते हैं। इनमें बहुत सारी ऊर्जा, रोशनी, तेजी से भागने वाले कण अंतरिक्ष में निकलते हैं। ठीक, अक्सर ये सौर चुंबकीय तूफानों से जुड़े होते हैं जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं, CME। ठीक, CME जो है वो सूरज की सबसे बाहरी परत कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बहुत बड़े पैमाने पर उत्सर्जन करते हैं। अब सोलर फ्लेयर्स को कैसे बांटा जाता है वो जान लेते हैं। इनकी ताकत के हिसाब से इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे कमजोर होते हैं A श्रेणी, ठीक है, जो A डिवीजन होता है, ठीक, A क्लास होता है, वो सबसे कमजोर होता है। और फिर B होता है, ठीक, उसके बाद C और उसके बाद M। ठीक, ये 4 श्रेणी होती है। इसके अलावा एक और श्रेणी होती है जिसको X कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका होता है कि कौन ज्यादा कमजोर है। ठीक, तो सबसे कमजोर A श्रेणी, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद M, उसके बाद X। ठीक, सबसे ताकतवर होता है X। ठीक, तो ये सोलर फ्लेयर्स होते हैं, समझ गए। तो सोलर फ्लेयर्स सोलर मैक्सिमम के दौरान ज्यादा होते हैं। सोलर मैक्सिमम सौर चक्र का वह समय होता है जब सूरज चुंबकीय क्षेत्र
यानी हर 11 साल में बदलता है और सूरज पर सबसे ज्यादा सन स्पॉट्स यानी काले धब्बे जो है दिखाई देते हैं। सोलर फ्लेयर्स से एक्सरे, गामा किरणें, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगे जैसी कई तरह की किरणें जो है निकलती हैं। इन घटनाओं का क्या असर होता है ये भी जान लेते हैं। भूचुंबकीय तूफान ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिससे रेडियो ब्लैक आउट हो सकता है, पावर ग्रिड जो है हमारा फेल हो सकता है और अरोरा यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जो दिखने वाली रंगीन रोशनी होती है वैसी घटनाएं हो सकती हैं। सैटेलाइट को नुकसान हो सकता है। हमारे तेज ऊर्जा वाले कण सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम हमारा बिल्कुल ही ठप हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। संचार नेटवर्क जो है पूरी तरह उसमें रुकावट आ सकता है। ठीक। तीसरा क्या हो सकता है, मानव सुरक्षा। पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, हम जो है वो इससे सीधे कोई खतरा तो नहीं होता, लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल जो है इन सब चीजों से हमें बचाता है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस मिशन के लिए कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो है खतरनाक चीजें हो सकती हैं। खासकर हम लोग कुछ जो लॉन्च करते हैं या फिर हम लोग गगनयान अभी ये कर रहे हैं, चंद्रयान 5 कर रहे हैं, तो उसमें जो है बहुत भारी नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सूरज में होने वाली जो ये गतिविधियां हमारे टेक्नोलॉजी पर असर डाल सकती हैं, इसलिए वैज्ञानिकों की इस पर नजर बनी हुई है। और देखिए आगे क्या होता है। ठीक, हमारे पृथ्वी को भी नुकसान हो सकता है इससे, या क्या होता है अगर चुंबकीय क्षेत्र को खतरा हो सकता है तो फिर वायुमंडल को खतरा हो सकता है, तो फिर हमें भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि दुबई में खुलेगा IIFT का पहला विदेशी कैंपस। ठीक है, समझ गए। तो ये खबर जो है भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इसको कहते हैं। ठीक है, IIFT। ठीक, अब दुबई में अपना पहला जो है विदेशी कैंपस खोलने जा रहा है। यह कदम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत जो है लिया गया है। उस सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने और देश के वैश्विक शिक्षण संस्थानों के केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो भविष्य विदेश व्यापार संस्थान जो है वो क्या है, यानी IIFT क्या है। तो IIFT जो है वो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक, इसमें जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम होता है और इसका मकसद जो है वो भारत के विदेश व्यापार क्षेत्र के लिए कुशल लोग तैयार करना है। भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है, बता रहा हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, ठीक है, इसको कहते हैं HEI, ठीक, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक, इसके द्वारा जो है विदेशों में अपने कैंपस स्थापित करना, जैसे कि IIT मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला कैंपस जो है शुरू किया है। ठीक, एकदम याद रखिएगा, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना उसको एकदम नोट कर लीजिएगा। IIT ने कहा, IIT मद्रास ने तंजानिया में, ये पूछा गया था सवाल, ठीक है, पिछले साल BPSC में। खैर, तो विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा भारत में अपने कैंपस स्थापित करना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की डीकीन यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस शुरू किया है। तो ये 2 जो है क्या है, प्रमुख कह सकते हैं इसको तरीका बताया गया है, खासकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ठीक, तो भारत के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण जो है वो क्यों जरूरी है। ठीक, तो शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पहली बात तो यह है, विदेशी संस्थानों के सहयोग से भारत में अनुसंधान, पेटेंट और शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, फैकल्टी का आदान प्रदान होगा और फंडिंग भी बढ़ेगी हमारी। ठीक, दूसरा कारण क्या है, यह मतलब क्यों जरूरी है, तो दूसरा उसमें जो कारण क्या है कि विदेशी मुद्रा की बचत और कमाई। भारत जो है वो 2022 में लगभग 13 लाख भारतीय छात्र जो है भारत ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भेजा। ठीक है, मतलब भारत क्या भेजेगा, भारत से लोग गए हैं। ठीक, तो इन जो कंट्रीज में गए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। अब अगर विदेशी संस्थान भारत में आएंगे तो छात्रों को विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी।
ठीक है। अगर वहां का कैंपस जो है हमारे यहाँ खुलेगा तो हम यहाँ से जो इतने छात्र 13 लाख भारतीय छात्र जो गए हैं इन देशों में वो नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, तो जिससे जो है विदेशी मुद्रा की जो है हमको बचत होगी और विदेशी छात्र जो है भारत आएंगे तो हमारी कमाई होगी। भविष्य के लिए जरूरी कौशल और रोजगार के लिए अवसर, ये तीसरा जो है महत्वपूर्ण कारण है, ठीक। अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से बातचीत करने से कौशल बढ़ेगा। विश्व के जाने माने संस्थानों के सर्टिफिकेट होने से छात्रों को अच्छी नौकरियों के लिए तैयार किया जा सकेगा। चौथा है सॉफ्ट पावर, भारत की संस्कृति को दुनिया भर में दिखाने से देश पर प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। देश का प्रभाव जो है दूसरे देशों पर बढ़ेगा और कूटनीति जो है हमें मतलब कूटनीति में मजबूती मिलेगी, ठीक। उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय करण में हमें क्या चुनौतियां जो है मिल रही हैं, ठीक। तो क्या चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं, देखिए जटिल नियम कानून, विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैंपस खोलना अभी भी काफी मुश्किल है। कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है और कई तरह के प्रतिबंध भी हैं। संस्कृति और भाषा संबंधी बाधाएं, कुछ संस्थाओं में, ठीक है, कुछ संस्थाओं में क्या होता है अलग अलग संस्कृति और भाषा के लोगों के साथ पढ़ाने का अनुभव और अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी की कमी हो सकती है। भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर प्रभाव, विदेशी संस्थानों के अच्छे वेतन भारतीय संस्थानों से अच्छे शिक्षकों को अपनी ओर खींच सकते हैं, ठीक। समझ रहे हैं ना, मतलब वहां से तो लोग आने से रहे हैं हमारे यहाँ, खासकर पढ़ाने वाले फैकल्टी लोग, हमारे यहाँ से ही लोग वहीं चले जाएंगे क्योंकि वहां पे अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, वहां के संस्थान में। समझ रहे हैं। तो हालांकि चुनौतियां हैं लेकिन IIFT का दुबई में कैंपस खोलना एक बहुत ही सकारात्मक यानी पॉजिटिव बात है, कदम है, ठीक। तो चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगली टॉपिक है हमारा 5वां विषय है, ठीक है, राज्य विधानसभाओं में कामकाज की गिरावट हो रही है। तो हाल ही में जो है पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस होता है, ठीक है, PRS कहते हैं इसको, उसने जो है एक रिपोर्ट जारी की, उसमें उसने बताया कि राज्य विधानसभाओं के कामकाज में तेजी से गिरावट की जो है मतलब गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, ठीक। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु है कि बैठकों के औसत दिनों में गिरावट आई है। 2017 में औसतन 28 बैठकें होती थी, ठीक है, ये 2017 का डेटा है, ठीक, रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन 2024 में, अगर 2024 की हम बात करें तो ये घटकर सिर्फ 20 रह गया है 2024 में, अब 20 ही बैठकें हुई हैं, ठीक। तो इसमें 11 राज्यों ने तो साल में सिर्फ 1 या 2 दिन के छोटे स्तर बुलाकर खानापूर्ति कर ली है। आपको बता दी कि अनुच्छेद 174 के, देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 174, इसको गौर से सुनेंगे, ठीक है। आर्टिकल 174 क्या कहता है, तो 174 के अनुसार राज्य विधानमंडल जो है उसकी बैठक 6 महीने में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए। संविधान समीक्षा समिति ने तो छोटे विधानमंडलों के लिए 1 साल में कम से कम 50 और बड़े विधानमंडलों के लिए 90 बैठकों को सुझाव दिया था, ठीक। सीमित चर्चाएं हो रही हैं। 2024 में राज्यों ने औसतन 17 विधेयक यानी कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इनमें से 51% जो विधेयक है तो उसी दिन पारित कर दिया गया, यानी एक ही दिन में जिस दिन उन्हें पेश किया गया। सिर्फ 4% विधेयक ऐसे थे जिसकी गहराई से जांच की गई, ठीक है, उसके लिए समिति के पास भेजा गया, ठीक, रिसर्च के लिए कि इस विधेयक पे आप रिसर्च करें। सिर्फ 4%। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति भी रही, ठीक है, इन बैठकों में। अप्रैल 2025 तक 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में उपाध्यक्ष का पद खाली था। झारखंड विधानसभा में तो 20 साल से भी ज्यादा समय से उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ है। अनुच्छेद 178, अब देखिए ये भी हो जाता है इंपॉर्टेंट, 178 अनुच्छेद 178 में ये कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का होना जरूरी है। समझ गए। तो विधेयकों पर जो स्वीकृति होती है उसमें भी देरी हो रही है। 2024 में 18% विधेयकों को मंजूरी मिलने में 3 महीने से ज्यादा का समय लग गया। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में 72%, 72% विधेयक जो है वो देर से पास हुए। अनुच्छेद 200, अब आर्टिकल 200 भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
ठीक। तो अब इसके तहत क्या है, इसके तहत ये है कि राज्यपाल को विधेयकों पर बिना किसी देरी के सहमति देनी है, ठीक, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजना है, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना है, ठीक। तो ये चीजें आपसे पूछ सकता है आर्टिकल्स के बारे में। अब इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा ये होता है कि जल्दबाजी में कानून बनाना पड़ता है, ठीक। जब चर्चा कम होती है तो क्या होता है, वो कमजोर तरीके से डिस्कशन नहीं हुआ तो कमजोर हो जाता है वो विधेयक, ठीक है। उस पर कुछ बात ही नहीं होती है, अस्पष्ट रह जाता है, खराब तरीके से लागू हो जाता है, कानून जो बन जाते हैं वो उसका इम्पैक्ट जो है वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ने लगता है। लोकतांत्रिक कमी हो जाती है, देखिए पारदर्शिता की कमी हो जाती है, सीमित चर्चा से लोगों का जो विधायी संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास है वो कम हो जाता है। अब हम चर्चा ही नहीं करेंगे किसी विधेयक के ऊपर तो क्या लगेगा लोगों को कि कुछ हुआ ही नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई, ये चीजें तो हुई ही नहीं, इस पे कोई शॉर्ट आउट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों में अविश्वास की जो है उत्पत्ति होने लगती है अपने जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके प्रति। शासन संबंधी खामियां भी होने लगती है, विधेयकों में देरी या कमजोर कानूनों से नीतियों में असंगति, भ्रम, सरकारी सेवाओं के वितरण में समस्या आ सकती है। अब मान लीजिए कि कोई योजना हमने बनाया, ठीक है, कोई योजना लागू करना था, विधेयक में हमने उसको ले आए, ठीक है, विधेयक पारित भी हो गया लेकिन लागू नहीं हो रहा है, लागू होने में इतना टाइम लग गया, पारित होने में इतना, अब जब तक जो है वो लागू हुआ तब तक तो समझिए कि बहुत देर हो चुकी है, खस्ता हाल हो चुका है, ठीक। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हमारे राज्य विधानसभाएं जो है वो ठीक से काम करें ताकि अच्छे कानून बने और लोगों का जो है भरोसा बना रहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय, ठीक है। 5 इसमें विषय थे, उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, ठीक है। कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो वो भी पूछिए, मैं फिर से कमेंट में बताने की कोशिश करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके।